Hello dear प्यारे students. So here I am your teacher Kritika Rathore and welcome all of you to this incredible platform of UK Education. So today we will be starting our new chapter of our new session, class 10, chapter number 1, chemical reactions and equations. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो सबसे पहले हम एक आउटलाइन देख लेते हैं कि ये चैप्टर किस चीज के ऊपर है, हम पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में. So this is the content page. Introduction, chemical reaction, chemical equation, balanced chemical equation, types of chemical reaction, corrosion, rancidity. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स होंगे. तो ये जो चैप्टर है वो टोटल 7 टॉपिक्स में डिवाइडेड है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फिजिकल एंड केमिकल चेंज. अब वैसे तो ये मुझे बताने की उतनी जरूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगी ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेक्स्ट मिल जाए, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, है ना. तो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है. तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है इन विच द फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस. ठीक है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप, है ना. तो किसी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. और अगर किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि मैम फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है. तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखकर पहचान लोगे. ठीक है, लाइक साइज, शेप. अगर मैं पूछूं कि मेरे स्किन टोन, तो मेरे स्किन टोन तुम मुझे सामने से देखकर बता सकते हो कि मेरे स्किन टोन क्या है. ठीक है, तो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. मैं पूछूं मेरी हाइट क्या है, तो तुम लगभग इतना बता दोगे कि हाँ आप इतने फुट हो, मतलब अप्रॉक्स तुम बता ही दोगे. ओके, बट केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो तुम्हें तभी पता चल पाती है जब वो ऑब्जेक्ट केमिकल रिएक्शन अंडरगो करता है. ठीक है, व्हेन दैट ऑब्जेक्ट अंडरगो सम केमिकल रिएक्शन. ओके, अब यहाँ पर एग्जांपल देख लो. फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है. इसका बेसिक एग्जांपल तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि तुम पेपर को फोल्ड कर रहे हो तो तुम पेपर को वापस से ओपन भी तो कर सकते हो. ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज है. लेकिन अगर तुमने पेपर को बर्न कर दिया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, है ना. उसकी पूरी प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो गई. फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, बट केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बेटा दोनों में ही चेंजेस आ जाते हैं. ठीक है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. लाइक तुमने पेपर को फोल्ड किया, अब तुम बोलोगे मैम मैंने एरोप्लेन बना दिया, लेकिन वो कोई नया सब्सटेंस थोड़ी है. वो उसकी ओरिजिनलिटी क्या है ना. पेपर ही रहेगा ना वो एरोप्लेन बनने के बाद भी. बट केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. ठीक है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. लाइक पेपर को तब जब तुमने बर्न किया तो बना ऐश. ठीक है, तो ऐश कंप्लीटली इट इज अ डिफरेंट सब्सटेंस. ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स की. तो एग्जांपल तो मैंने तुमको दे ही दिया, बाकी तुम पढ़ लेना. मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर. अब वाटर जैसे बॉइल हो रहा है, ठीक है, तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. वेपर वापस से बेटा कन्वर्ट हो सकता है वाटर में. बात समझ में आ रही. फिर उसके बाद केमिकल चेंज, कैंडल का जलना. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन. अब आयरन अगर एक बार जंक पड़ गई आयरन में, ठीक है, तो वो आयरन वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, वो खोखला हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन. अब यहाँ पे देख लेते हैं. थिंक अबाउट दीज डेली लाइफ सिचुएशंस. तुम अपने डेली लाइफ सिचुएशंस के बारे में थोड़ा सोचो कि मिल्क को अगर तुम समर्स में रात भर के लिए रख देते हो तो मिल्क फट जाता है. ठीक है, आयरन तवा हो गया, पैन हो गया, नेल हो गया. अगर ह्यूमिड एयर क्या होती है बेटा, जिस एयर में ऑक्सीजन भी होता है और थोड़ी वार्मथ भी होती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड एयर. तो अगर ह्यूमिड एयर के कॉन्टेक्ट में आयरन के कोई भी ऑब्जेक्ट्स आ गए तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी, है ना. ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, जैसे यहाँ पर ग्रेप्स का जब फर्मेंटेशन होता है तो उससे वाइन बनती है. देन उसके बाद फूड का कुक होना, है ना, फूड का हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना. तो ये सारे अभी एग्जांपल्स तो तुमने कभी ना कभी तो सुने ही होंगे, है ना. ऑब्वियसली ना, फूड डाइजेस्ट होता है ये तो तुमने सुना ही है. ठीक है, फूड कुक होता है, सुना ही है. ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से वाइन बनती है, सब कुछ तुमने सुना हुआ है. अब हम क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं. ये एक और एग्जांपल इसने दे दिया कि हम रेस्पिरेशन करते हैं. रेस्पिरेशन मतलब जो भी तुम फूड ले रहे हो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना. ओके, सो प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, इट इज रेस्पिरेशन, है ना. अब यहाँ पर इन ऑल दीज केसेस तुम ये देख पा रहे हो कि ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर और अपनी आइडेंटिटी दोनों ही चेंज कर रहा है. ठीक है, लाइक फूड जैसे तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया. अब बेटा तुम ओरिजिनल, वो जो ओरिजिनल फॉर्म में जो फूड है वो नहीं आ पाएगा, वो दूसरे दिन दूसरे फॉर्म में ही निकलेगा. ठीक है, स्टूल्स के फॉर्म में. तो तुम्हारा जो ओरिजिनल फूड है वो एक बार डाइजेस्ट हो गया तो हो गया, है ना. सो दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट. फिर उसके बाद दीज आर नॉट जस्ट फिजिकल चेंजेस. ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, ये क्या है, ये केमिकल चेंज है. क्योंकि फिजिकल चेंज में से फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, साइज हो गया, शेप हो गया. ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी
उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, कंपोजिशन बदल जाता है ना सब्सटेंस का, पेपर से ऐश बन गया, कंपोजिशन ही चेंज हो गया, ठीक है। तो जब केमिकल चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जब जब केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज तभी होता है जब वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई हो। फॉर एग्जाम्पल तुम एप्पल को कट करके अगर खुले में रख दोगे तो जो एटमोस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो उस एप्पल से रिएक्ट कर लेगा, है ना, और फिर उसके बाद एप्पल रेड रेड हो जाता है, ठीक है, मतलब रेड ही होता है, लेकिन जब उसको काट के रखते हो तो अंदर से तो रेड नहीं होता ना, लेकिन अगर तुम उसको ओपनली रख दोगे तो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एप्पल से कंबाइन हो जाएगा, मतलब रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, एप्पल में जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे उससे रिएक्शन कर लेगा। इस वजह से एप्पल का रंग बेटा अलग ही हो गया, ठीक है, बेरंग नहीं हुआ लेकिन अलग हो गया ना। बट हाउ डू वी नो अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझ रहा है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है एक ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक फाइनल सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब जो सब्सटेंस बेटा कंबाइन कर रहे होते हैं आपस में उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमें रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट ही बोल दिया मैंने, रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ए और बी को रिएक्ट करवा रही हूँ तो इन दोनों सब्सटेंसेस को मैं बोलूंगी रिएक्टेंट, और इससे मुझे मिल रहा है एबी तो मैं इसको बोलूंगी प्रोडक्ट। बात समझ में आई। सो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और ये जो न्यू सब्सटेंस बेटा फॉर्म हुआ है ना उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। बात समझ में आई। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, लाइक अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं बोलूंगी रिएक्टेंट्स। अब ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, मतलब ये आग लगवाने का काम करते हैं, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से बेटा बन रहा है वाटर जो कि इनफ्लेमेबल है। इसका मतलब कि आग बुझाने का काम करते हैं, तो तुम जानते ही हो, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन। फिर बात करते हैं रिएक्टेंट्स की, तो मैंने अभी बता दिया, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेना कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। वही प्रोडक्ट्स उनको बोलते हैं न्यू सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन की वजह से बन रहे हैं, है ना। रिएक्टेंट्स के रिएक्शन की वजह से जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। फिर बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है? तो ये कुछ इंडिकेशंस है कि स्टेट चेंज होगी, कलर्स, गैस रिलीज होगी, है ना, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा और स्मेल चेंज होगी। तो यहाँ पर देख लो चेंज इन स्टेट, सबसे पहला आता है चेंज इन स्टेट, जैसे एलपीजी, है ना। अब एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। बर्न्स टू फॉर्म, तो एलपीजी जो तुम्हारे घर में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें होती है एलपीजी, मिथेन गैस, मतलब जो एलपीजी होता है उसमें होती है मिथेन गैस, CH4 उसका फॉर्मूला होता है ना। तो तुम क्या करते हो, जैसे उसको ऑक्सीजन सप्लाई देते हो, लाइटर से तुमने उसको ऑक्सीजन सप्लाई दे दी, ठीक है, तो वैसे ही बेटा ये मिथेन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ में बेटा रिलीज होता है बहुत सारी हीट एंड लाइट, ठीक है। बात समझ में आई। सो इट बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि स्टेट चेंज हुई, मतलब ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस थी ना, ये मिथेन लिक्विड के फॉर्म में था और लिक्विड कन्वर्ट हो गया इनटू गैसेस, ठीक है, गैसेस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वाटर वेपर निकल रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट, तो समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। और ये रिवर्सिबल भी, अब है ना, वापस से तुम्हें मिथेन तो मिल नहीं पाएगी बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट, चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना, अब इसको बहुत अच्छे से समझो। आगे तुम अभी पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो तुमको ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि चेंज इन कलर क्या है, ठीक है। होता क्या है कि अपन ने आयरन लिया और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना वो ब्लूइश कलर का होता है, क्या होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट, लेट मी राइट फॉर्मूला आल्सो, कॉपर सल्फेट में, है ना, इसके सॉल्यूशन में तुमने डाल दिया आयरन, इसके सॉल्यूशन में तुमने डाल दिया आयरन, ठीक है। तो होगा क्या कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे कोई कन्वर्जेशन भी होती है ना, चलो कन्वर्जेशन का एग्जांपल रहने देते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया कि एक बहुत पावरफुल है, लाइक खली है, ठीक है, और उसके साथ कोई एकदम पतला सा लड़ रहा है, तो कौन जीतेगा? खली जीतेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी तरीके से आयरन है ना, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अभी अपन रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, और बेटा सॉल्यूशन बन जाता है आयरन सल्फेट का और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। अब
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब प्रेजेंट था तो इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जैसे आयरन सल्फेट बन गया तो आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश होता है। कैसा होता है, थोड़ा ग्रीनिश होता है, ठीक है। तो इसीलिए सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। अब तुम पूछोगे मैम ये कॉपर कहाँ गया, तो ये जो आयरन नेल है ना, इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो चेंज इन कलर, देखो कलर चेंज हो रहा है ना, ये ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और वो किस में कलर, कौन से कलर में चेंज हो रहा है, लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। यहाँ पे देखो ये आयरन नेल है बेटा, है ना, ये पहले कितना अच्छा सिल्वर सिल्वर कलर का था, लेकिन कॉपर इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो गया, कॉपर का कलर ब्राउन होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कलर चेंज, एक तो तुम्हें यहाँ कलर चेंज देखने को मिला, और सॉल्यूशन का कलर तुम खुद ही देख सकते हो, चेंज हो गया ब्लू टू लाइट ग्रीन। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, और क्या है कि गैस का रिलीज होना। तो अगर गैस रिलीज हो रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब एकदम बेसिक से एग्जांपल है, वो है कि बेटा तुम्हें क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर में तुम्हें डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, या सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी डाल दो, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल लो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, ठीक है। तो ये होता है HCl, और ये जिंक है ना, इसमें तुम थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स डालो, है ना, जिंक के थोड़े से टुकड़े डालो, तो इसमें एक रिएक्शन होगी, है ना, क्या होगी, रिएक्शन होगी, बन जाएगा बेटा जिंक क्लोराइड, है ना। जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और साथ में रिलीज हो जाती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर सीन, तो तुमको यहाँ पर हाइड्रोजन के बबल्स दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना। अब ये तुमने नोटिस किया होगा, रिएक्शन में रिलीज और एब्जॉर्ब हीट, है ना, किसी रिएक्शन में या तो हीट रिलीज होती है या तो हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो जिस बीकर में तुम वो रिएक्शन कर रहे हो, जिस कंटेनर में तुम वो रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें से हीट रिलीज हो रही है तो वो कंटेनर कूल होने लगेगा, लेकिन अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कंटेनर थोड़ा वार्म होने लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो हुआ क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इज चूना, चूने में क्या डाला, पानी, है ना। और ये जब तुम्हारे घर में पुट्टी हुई होगी, पुताई हुई होगी, तो तुमको ये पता भी होगा कि चूने में क्या डाला, पानी डाला, जैसे पानी डाला क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ में हीट रिलीज हुई। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है ना, इसलिए जब तुम बीकर को थोड़ा बॉटम से टच करोगे ना तो तुमको गरम गरम फील होगा, इसका मतलब वहां कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। सो चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का बनना। अब इसके एग्जांपल अच्छे से देखो, बैरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन अभी तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ। अब पता है ये अपनी जगह को अदला बदली करते हैं, ठीक है, ये जो सोडियम है और ये जो बैरियम है, ठीक है, ये अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेते हैं दोनों, है ना। जैसे यहाँ पर इस दो बेंच पे ये दोनों बैठे हुए हैं, और इस दो बेंच पे एक बेंच पे ये 2 पर्सन बैठे हुए हैं और दूसरी बेंच पे भी 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अब यहाँ और यहाँ वाले ने सोचा कि चल अपनी जगह को ना अपन थोड़ा सा स्विच कर लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया और वो वहां आ गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, दोनों ने म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया अपनी पोजीशंस का। तो वहां यहाँ पर भी यही हुआ, तो सोडियम आ गया बेटा क्लोरीन के साथ, है ना, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, और बैरियम आ गया सल्फेट के साथ, तो ये बन गया बैरियम सल्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जो बैरियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है ना, कॉमन सॉल्ट जो होता है, तो वो तो बेटा वाटर में, वो तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन बैरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, ये नीचे जम जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है। चल, फिर चेंज इन स्मेल, है ना, स्मेल में चेंज आना। अब जैसे एक्स जब सड़ते हैं, ठीक है, अंडे जब सड़ते हैं तो रोटन एग्स में से एक फाउल स्मेल आती है, ठीक है, बहुत भद्दी सी अजीब सी स्मेल आती है, और वो आती है सल्फर लाइक स्मेल। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही होती है तब, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिलीज हो रहा होता है। तो चेंज इन स्मेल ये भी जैसे होता नहीं है कि हम घर में जैसे अगर कोई रोटी बासी हुई है कि नहीं, या फिर सब्जी बुझ तो नहीं गई, तो उसके लिए हम उसको सूंघते हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई सब्जी खराब हो गई है तो क्या तुम उसको वापस से ओरिजिनल सब्जी में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो इट इज इरिवर्सिबल ना, दैट्स व्हाई इट इज केमिकल चेंज, है ना। नेक्स्ट, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो हमें ये चीज याद रखो
कि केमिकल इक्वेशन आपको बता क्या रही है। केमिकल इक्वेशन आपको बता रही है कि रिएक्टेंट किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि A प्लस बी कंबाइन करके बना रहा है AB, ठीक है, तो ये यही तो बता रहा है ना कि ये दोनों रिएक्टेंट थे, है ना, पहले अकेले अकेले रहते थे, फिर उसके बाद इनने कंबाइन किया तो ये एक कंपाउंड बना लिया इनने, है ना। तो इसलिए केमिकल इक्वेशन, या फिर चलो मैं दूसरा एग्जांपल लिखती हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, है ना। तो एक केमिकल इक्वेशन ये बताती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो हम बीच में प्लस साइन लगाते हैं, सेम विद द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो हम प्लस साइन से उनको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का नंबर 1 है। तो तुम देख सकते हो कि प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन सेम नहीं है। चलो मैग्नीशियम तो सेम है बट ऑक्सीजन सेम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये नाम याद रखना। नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पर, जिसमें रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, यहाँ एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, यहाँ एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, यहाँ भी एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 1 है, यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ 1 है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के तो डिफरेंट हो गए ना। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पर हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसको बोलते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। अब इसका मतलब मैं समझाती हूँ। मास तो ना तुमने क्रिएट किया है, मास मतलब जो भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, ठीक है, अर्थ पर कहीं भी, ठीक है, तो तुमने उसे क्रिएट नहीं किया ना, तुमने उसको डिस्ट्रॉय किया, है ना। अब जैसे अपन ये बोल सकते हैं कि कोई घर है, अगर मान लो तुम किसी घर को तोड़ रहे हो, ठीक है, तो तुम बोलोगे मैंने तो मास को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट नहीं, वो जो घर है अगर तुमने उसको तोड़ दिया तो वो फिर हो सकता है कि तुम उसको तोड़ तोड़ के उस सॉइल में कन्वर्ट कर दो, लेकिन वो रहेगा तो वही ना। I mean, वो पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, भले तुम उसका कुछ और बना रहे हो, उसको तुम अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो रहेगा तो वही। बात समझ में आ रही है? जैसे क्ले है ना, अब तुम उस क्ले से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए, तुम फ्लावर बना सकते हो, तुम उसका लेमन बना रहे हो ना, कोई वेजिटेबल बना रहे हो क्ले से, तुम कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, बट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस क्ले में वो तो सेम ही रहेंगे ना, तुम उसका कुछ भी बनाओ। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बोला जा रहा है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी मास है वो रहेगा तो इस यूनिवर्स में, ठीक है, यहाँ से तो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इसलिए मास को ना तुमने क्रिएट किया है ना तुमने डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। ये ना केमिकल रिएक्शन है ना, ये केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। तो जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट साइड पर वो इक्वल होता है टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर जो टोटल मास है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है? जो केमिकल रिएक्शन है उसी को तुम जब सिंबल से और साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हो तो उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड। तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल और फॉर्मूले यूज करते हो। जैसे हाइड्रोजन गैस, तो तुमने उसका फॉर्मूला यूज किया H2। वाटर, तुमने उसका फॉर्मूला यूज किया H2O, है ना। उसका सिंबल, जैसे उसको हाइड्रोजन को तुम हाइड्रोजन नहीं लिखोगे, H2O लिखोगे, ठीक है। तो फॉर्मूले और सिंबल्स। एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। जैसे हम मीथेन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रही है, बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसकी रिएक्शन में पीछे लिख चुकी हूँ। सो दिस इज अ वर्ड इक्वेशन। ये क्या हो गई? वर्ड इक्वेशन। अब अगर तुम सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करोगे तो इसी वर्ड इक्वेशन को तुम कैसे लिख सकते हो? देखो ऐसे लिख सकते हो, है ना, CH4 मीथेन, मीथेन गैस, ठीक है, ये गैस है ना, प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या है? गैस है, ठीक है। तो इसने बनाया CO2, क्या बनाया इसने? CO2, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी गैस है, और रिलीज हुआ वाटर, ठीक है। अब ये डाउट मत लाना कि पीछे आपने बोला था ये तो गैस
ये तो लिक्विड है, ठीक है, तुम इसको लिक्विड भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है, तो इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है, ठीक है। रुको 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 रुको, ये रिएक्टेंट साइड लिख देती हूँ और मैं ये प्रोडक्ट साइड लिख देती हूँ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस करना है। कैसे करोगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2, ठीक है। मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन तो लेकिन बैलेंस हो गया मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। ये वाली इसको भी कर लेते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, आयरन इधर 2 है तो मैं पहले इधर लिख देती हूं 2 Fe, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है, तो मैं इधर 2 लगा दूं, तो ये बन जाएगा 2Fe2O3, इधर मैं 3 लगा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो ऑक्सीजन इधर 3 था, अब इधर मैं 3 तो ला नहीं सकती थी, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 3 2 6, 2 3 6, सिंपल, है ना। अब आयरन, लेकिन इसमें लोचा हो गया ना कि आयरन कितना है, 4 हो गया, तो मैं यहाँ पर आराम से 4 लिख सकती हूँ। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, कंबाइन करना, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पढ़ लेना, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, या फिर उससे ज्यादा भी बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, यहाँ पे बेटा इसकी स्टेट लिखी हुई है, ये सॉलिड है ना, ये लिक्विड है। और जब प्रेसिपिटेट बनता है ना, तो हम ऐसे नीचे डाउनवर्ड एरो बनाते हैं, और गैस रिलीज होती है तो अपवर्ड एरो, है ना, अप एरो, है ना। हाँ, चल, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में हीट रिलीज हो रही है। देन कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सब क्या है, देखो इसमें 2 रिएक्टेंट ने कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया, इसमें भी 2 रिएक्टेंट ने कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट ने कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया। इनकी स्टेट देख लेना, यहाँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में ऑब्वियसली, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस ही है। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डिकम्पोज करने का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है ना, और 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। सो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब हीट की वजह से, है ना, ड्यू टू हीट अगर कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है into products, तो उसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। So when a single reactant breaks down to form 2 or more products by heat is called thermal decomposition reaction। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पे हीट का सिंबल लगा दो, ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को पता है ब्रेक करने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है। सो इट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही जिंक कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना होता है और ये ब्रेक होता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही लीड नाइट्रेट, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट ये कन्वर्ट होता है लीड ऑक्साइड में, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वही रिएक्शन है और इसका डायग्राम है, ठीक है, इसको देख सकते हो जो मैंने अभी बताया, लीड नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा हो सिंगल रिएक्टेंट का इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2
ये ऑफ क्यों लिख दिया मैंने, और मोर प्रोडक्ट्स बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो बना हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनी। बेटा स्टेट याद रखना, वाटर भी गैसियस स्टेट में लिया है, नहीं वाटर तो लिक्विड स्टेट में लेंगे, यहाँ लिक्विड लिखना। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसेस फॉर्म में रिलीज हुए। वैसे ही सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको सॉल्यूशन में लिया था इसलिए यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है। ठीक है, बोलोगे नमक तो सॉलिड होता है ना, इसका सॉल्यूशन लिया था। तो इसको इसमें भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो सोडियम मिला और साथ में क्लोरीन गैस मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंगल रिएक्टेंट और वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये वोल्टामीटर है, वोल्ट मीटर मत कर देना वरना फिजिक्स में चले जाओगे। ठीक है, वोल्टामीटर है, तो वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है वाटर का। ठीक है, आप इस साइड देख सकते हो, ये कैथोड साइड है, ठीक है, और ये एनोड साइड है ना। अब कैथोड पर है नेगेटिव साइन, ठीक है, और एनोड पर है पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब होता क्या है कि वाटर, इसमें वाटर है बीकर में, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो वाटर से, ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है, तो वाटर बेटा ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन किस साइड मिलता है, हाइड्रोजन आपको मिलता है कैथोड साइड पे। ठीक है, हाइड्रोजन आपको मिलता है कैथोड साइड पे और ऑक्सीजन आपको मिलता है एनोड साइड पे। ठीक है ना, देखो ऑक्सीजन एक्चुअली ना 2 नेगेटिव ऐसे इसमें टूटता है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव। अभी जो पॉजिटिव है वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, इसलिए वो कैथोड पे मिलता है। ठीक है, और नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, तो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, इसलिए ऑक्सीजन आपको एनोड साइड पे मिलता है। अब याद कैसे रखोगे कि कैथोड कितना मिलता है, सॉरी कैथोड किस साइड मिलता है और एनोड किस साइड मिलता है, सॉरी याद कैसे रखोगे कि हाइड्रोजन कैथोड साइड मिलता है कि एनोड साइड मिलता है, तो हाइड्रोजन कैथोड साइड मिलता है। इसको ऐसे याद रखना कि कैथोड में भी H आता है, हाइड्रोजन में भी H आता है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसका मतलब होता है कि जब कोई सिंगल रिएक्टेंट से और वो ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है, सेम डेफिनेशन चलती आ रही है, लेकिन जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट यूज हो रही थी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही थी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में सनलाइट यूज होगी, है ना, किसी भी लाइट का सोर्स यूज होगा। ठीक है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट। अब जैसे AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो जैसे ही इस लाइट इसके ऊपर पास की गई, इसको चाइना डिश में रखा गया, यहाँ पे डायग्राम होगा। ठीक है, वाओ कितना प्यारा है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है ना, अब सिल्वर क्लोराइड AgCl है ना, बेटा विंडो ओपन कर दी, सनरेज आ रही थी, है ना, डायरेक्ट सनरेज, और सनरेज की वजह से AgCl ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, सनरेज की वजह से AgCl ब्रेक डाउन हो गया और बन गया सिल्वर। ठीक है, और क्लोरीन गैस तो रिलीज होगी। ठीक है, तो सिल्वर और क्लोरीन अलग हो गए, तो सिल्वर आपको मिली ग्रेइश व्हाइट और क्लोरीन येलोइश ग्रीन। ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में। देन AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, सिल्वर ब्रोमीन नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसको भी जब आपने सनलाइट दी तो ये ब्रेक डाउन हो गई इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट अब रिएक्टिविटी सीरीज देख लो अच्छे से, वैसे हम 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आएगा ये। ठीक है, 3rd चैप्टर में ये बहुत अच्छे से आएगा, सेकंड में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बस इतना देख लो, मैं इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ। कैटरीना ने कार मांगी अल्जन फरारी, है ना, पर है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको याद करना है। अब इसकी ट्रिक लिख लेना, क्योंकि वैसे भी बहुत फेमस है ये ट्रिक। ठीक है, तो लिख लेना। तो मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं था कि एक रिएक्शन हुई थी जिसमें आयरन रिएक्ट कर रहा था कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, मैंने ये रिएक्शन बताई थी ना कि आयरन रिएक्ट कर रहा था कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, तो जब वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा था, मैंने बोला था आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज, बेटा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ तुम देख सकते हो कि आयरन कॉपर के ऊपर आता है, इसलिए आयरन इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव, देखो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने क्यों बताई, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, जगह से हटा देना, तो जिसमें कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है बेटा, ऐसा क्लास में पॉलिटिक्स नहीं चलती है ना कि कोई और पढ़ने वाला अच्छा बच्चा आ जाता है या फिर गुंडागर्दी वाला आ जाता है ना, तो वो किसी छोटे गुंडे की जगह घेर लेता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, डिस्प्लेस कर देता है उसको। या फिर जब मैं 6th क्लास में थी, ठीक है, तो
मैं ज्यादा अच्छा पढ़ती थी, तो जो पहले वाले जो टॉपर्स थे मैंने उनको डिस्प्लेस कर दिया था, ठीक है, काइंड ऑफ, ये एग्जांपल ले सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही होता है। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, अब जैसे यहाँ पे आयरन और कॉपर सल्फेट में ही देख लो कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो लीड और कॉपर क्लोराइड का जब आपस में रिएक्शन हुआ, अब तुम देखो कि लीड कहाँ आता है, लीड कॉपर के ऊपर आता है, तो दैट मींस दैट लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो इसलिए बेटा बन गया लीड क्लोराइड, ठीक है, एंड कॉपर। नेक्स्ट, ये वही डायग्राम है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यहाँ पे तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया है ना। इसको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ कि यहाँ पर ये एक बैठा हुआ है, ठीक है, ए बी, और यहाँ पर बैठे हुए हैं सी डी, यहां पर बैठे हुए हैं सी डी, ठीक है। अब ए और सी ने बातचीत करी आपस में, उन्होंने आपस में बातचीत करी और सोचा कि हम ना एक दूसरे की जगह स्विच कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? स्विच कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इतना पूरा बना नहीं रही हूं। तो ए और सी आपस में आ गए और बी और डी आपस में आ गए, ठीक है। तो दिस काइंड, ठीक है। तो बस यही हुआ यहाँ पर। So group of atoms exchange their positions in aqueous solution, है ना। मतलब aqueous solution मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, सॉल्युबल है, तो उसको हम aqueous solution बोल देते हैं, ठीक है। तो जब ग्रुप ऑफ एटम्स अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे बैरियम क्लोराइड है, यहाँ पे बैरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, ठीक है। अब इनने क्या किया, बैरियम ने और सोडियम ने अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर लिया, तो बैरियम आ गया सल्फेट के पास, है ना। अब ये क्या है, प्रिसिपिटेट है, मतलब प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो वो नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है। तो बैरियम आ गया सोडियम की जगह, ठीक है, और सोडियम आ गया बैरियम की जगह, तो बन गया सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स ने म्यूचुअली अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। बैरियम और सोडियम ने अपनी पोजीशन को म्यूचुअली एक्सचेंज कर दिया। ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये एटम, ये 2 एटम्स हो गए, एक एटम हो गया, अभी तो ये बैलेंस्ड भी नहीं है, ठीक है, आई थिंक देखना पड़ेगा। देन सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, है ना, इसमें भी यही हुआ कि सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। फिर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम और कैल्शियम ने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज किया, तो सोडियम क्लोराइड बन गया और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और अपन को तो पता है कैल्शियम कार्बोनेट वो पुट्टी होती है, ठीक है, तो ये तो प्रेसिपिटेट ही है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये देख लो, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें बैरियम क्लोराइड है, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें बैरियम क्लोराइड है, और ये सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो इनको आपस में से मिक्स किया विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब, और बस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रह गया, बैरियम सल्फेट सेटल हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, देखो अच्छे से समझो, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना याद रखना, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उल्टा कर दो, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना, ये हाइड्रोजन का एडिशन होना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखना ये। अगर साइंस लोगे आगे जाके तो ये बहुत दिमाग खराब करेगा 11th 12th तक। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या हुआ है, वायर गेज, कॉपर पाउडर, ओके ओके ओके, यहाँ पर ये बताया गया बेटा कि कॉपर पाउडर लिया गया, ठीक है। अब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है। अब कोई भी चीज अगर तुम बर्न करते हो तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बर्न होती है, तो अगर ये ऑक्सीजन नहीं भी लिखा है तो समझ जाना कि इस कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो बेटा यहाँ पे चाइना डिश में कॉपर लिया है और इसको फ्लेम दी, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई दे दी, ठीक है। अब हुआ ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये पहले अलग अलग थे, अब दोनों एक में आ गए, तो कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
अब रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है, वो खुद देखना, मैं थोड़ा बता देती हूँ फिर भी चलो, कि जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से रिएक्ट कराया, ठीक है, तो बन गया जिंक, अरे तो बन गया जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे MnO2 और HCl है ना, तो मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बन गया मैंगनीज क्लोराइड और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें से क्लोरीन में से हाइड्रोजन चले गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जैसे जो टिकट एजेंट होता है वो क्या करता है, दूसरों की टिकट कराता है, वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करा रहा है, मतलब दूसरों में ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, या फिर दूसरों में से हाइड्रोजन हटा रहा है, या फिर दूसरों में से इलेक्ट्रॉन हटा रहा है। ठीक है, तुम्हें इस चैप्टर में हाइड्रोजन का काम पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का इतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है। ठीक है, और विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब गेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन कर रहा है मतलब खुद ही तो रिड्यूस हो रहा है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो वो खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद मैं लिख देती हूँ, खुद रिड्यूस है ना, और दूसरों का ज्यादा भला हो रहा है। ठीक है, अदर्स को ऑक्सीडाइज, बस इसका उल्टा कर लेना तो रिड्यूसिंग एजेंट पता चल जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, रिड्यूस करना मतलब जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, दूसरों में से हाइड्रोजन, दूसरों में हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। ठीक है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, या फिर दूसरों में से ऑक्सीजन हटा रहा है, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब खुद में ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, या खुद में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट विच गिव्स हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन, है ना, खुद मतलब दूसरों को हाइड्रोजन दे रहा है, दूसरों को हाइड्रोजन दे रहा है, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका तो हाइड्रोजन चले गया, तो वो खुद तो ऑक्सीडाइज ही हो जाएगा ना, और जिसके पास वो हाइड्रोजन गया वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इट इज द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर देख लो किसमें क्या हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, बन क्या रहा है, वाटर और सल्फर, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ये तुम अच्छे से देख पा रहे हो, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। अरे मुझे कैपिटल में लिखना चाहिए तो अच्छा लगेगा, रिडक्शन। ठीक है, चलो अब यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, अब हो ये रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड से बन रहा है यहाँ वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जहां पे रिडक्शन हो रहा होता है वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसने क्या किया, दूसरे का भला कर दिया, दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दिया, तो ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और खुद बेचारा रिड्यूस हो गया। और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने दूसरे में क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट, पहले मैं लिख देती हूँ, क्योंकि इसने दूसरे को ऑक्सीजन रिमूव कर दिया।
ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि दूसरे में हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है, बात समझ में। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट करोजन, है ना। अब करोजन के बारे में देख लेते हैं। तो करोजन क्या है, एक ऐसा फेनोमेना जिसमें मेटल्स स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड करोजन, ठीक है। देखो आयरन के ऑब्जेक्ट्स है बेटा, होता क्या है कि आयरन जो होता है ना वो वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ कंबाइन होने लग जाते हैं। ये मैंने पूरे एक में लिखना चाहिए था मुझे। जो आयरन होता है वो उसको रस्ट होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है। कोई भी मेटल हो, आयरन हो चाहे कोई भी मेटल हो, अगर वो बेटा ऑक्सीजन और वाटर, है ना, एयर और मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस X.H2, ठीक है। चलो तो इसको हम बोलते हैं करोजन, है ना। तो करोजन में होता क्या है कि फेनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे, है ना, एक ऐसा फेनोमेना जिसमें मेटल्स धीरे धीरे ईटन अवे हो जाते हैं। ईटन अवे मतलब जानते हो जैसे आयरन, है ना, तो आयरन खोखला होते जाता है अगर उसमें रस्ट लगती है तो उसका वेट कम होता जाता है, ठीक है। क्यों होता जाता है, क्योंकि बेटा वो ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन कर रहा है। एक चीज याद रखना कि किसी भी मेटल को करोड होने के लिए दोनों कंडीशन चाहिए होती है। अगर उसको सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है तो भी वो रस्ट नहीं होगा, सॉरी करोड नहीं होगा, या फिर उसको सिर्फ वाटर मिल रहा है तो भी वो करोड नहीं होगा। जब तक उसको दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तब तक उसमें करोजन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल, आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। आयरन आर्टिकल्स बहुत शाइनी होते हैं जब आप न्यू न्यू लाते हो, ठीक है, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर, ना, वहां से रेडिश ब्राउन पाउडर निकलने लग जाता है, ठीक है, उड़ने लग जाता है व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, है ना, उसी को हम रस्ट बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर नेक्स्ट होता है इफेक्ट्स ऑफ करोजन। करोजन की वजह से देखो क्या होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है कार बॉडीज को, क्योंकि ये मेटल्स की बनी होती है। ब्रिजेस हो गए, आयरन रेलिंग्स हो गई, शिप्स हो गई, ये सारे ऑब्जेक्ट्स बेटा मेटल्स के बने होते हैं। करोजन एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है और हर साल टर्न्स ऑफ वेरियस मेटल्स, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स के टर्न्स, अब ये सर्च करने की एक टन में कितना केजी होता है, आई थिंक 1000, है ना, 1000 केजी होता है। तो हजारों किलो के मेटल्स, है ना, स्पेशली आयरन कंट्री में वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ देखो ये शिप। नेक्स्ट रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें जो भी आपका फूड आइटम, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। जैसे बिस्किट अगर आप उसको एक बार आपने वो पैकेट खोल लिया, ठीक है, तो उसके बाद वो सील जाते हैं, सब बोलते हैं ना बिस्किट सील गए। क्यों? क्योंकि बेटा वो ऑक्सीजन, अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखोगे तो वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे वो ऑक्सीजन की नमी तो जा ही रही है और मेन तो ऑक्सीजन का रोल होता है। ऑक्सीजन क्या करता है कि उन बिस्किट के पैकेट में या फिर जो भी फूड आइटम है उसमें जो भी ऑयल और फैट है ना, उससे वो कंबाइन करके कोई केमिकल रिएक्शन कर लेता है, जिस वजह से उस फूड आइटम का टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट विच आर वॉलेटाइल इन नेचर प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। जैसे एप्पल ही देख लो, शुरू में एग्जांपल दे दिया था मैंने। फिर मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? तो फूड मटेरियल को पहली बात तो एयरटाइट कंटेनर्स में रखो, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन की एंट्री ब्लॉक हो जाए, है ना। दूसरा ये कि कुक्ड फूड को रेफ्रिजरेट कर दो लो टेम्परेचर्स पे, है ना। यही होता है ना कि मम्मा बोलती हैं रात को जब खाना ठंडा हो जाता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, तो फिर उसको फ्रिज में रख दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स, जैसे पोटैटो वेफर्स। आपको पता है कि ये जो भी वेफर्स आप जो भी वेफर्स होते हैं ना, नहीं खाने चाहिए, लेकिन जो भी वेफर्स होते हैं, कुरकुरे चिप्स, ये सब, है ना, उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन अगर होता तो रेंसिडिटी हो जाती। उसमें होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस बहुत ही नॉन रिएक्टिव गैस होती है, दैट्स व्हाई। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल्स इन डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। फिर उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉब्लम किससे हो रही है? ऑक्सीजन से हो रही है ना, तभी तो रेंसिडिटी हो रही है, तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो, है ना। जैसे BHA, है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये एंटीऑक्सीडेंट का नाम है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। फिर BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टूलिन, ठीक है।
ओके सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी प्ले स्टोर पे जाओ और अभी इंस्टॉल करो फ्यूके एजुकेशन ऐप। टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाय।